स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। पिछली जो क्लास थी उसमें हमने कांग्रेस के कलकत्ता, बनारस और सूरत अधिवेशन के ऊपर प्रश्न किए थे। उसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जो कि करियर क्लासेस RAS के नाम से है, तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें। आज की इस क्लास में हम अपना नया टॉपिक और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मुस्लिम लीग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए, हमारा नया टॉपिक है मुस्लिम लीग, और इसी चैप्टर में हम आपके मॉडले मिंटो सुधार जो थे, इसके अलावा दिल्ली दरबार से भी संबंधित कुछ रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? अब देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार कंफ्यूज भी कर देता है एग्ज़ाम में। ऑप्शन देखते हैं। पहला है ए सर सैयद अहमद खां, बी सर मोहम्मद इकबाल, सी आगा खां, या फिर ऑप्शन डी नवाब सलीमुल्ला खान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, नवाब सलीमुल्ला खां जो थे उनके द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है 1906 में। किस वर्ष में? तो इसकी स्थापना की गई थी 1906। ये आपको याद रखना है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1906 में। देखिए, कहानी क्या है इसके पीछे की, कि अंग्रेज जो थे वो शुरू से ही डिवाइड एंड रूल यानी कि बांटो और राज करो की नीति अपना रहे थे। जब उन्होंने देखा कि कांग्रेस अब बहुत उभर रही है, कांग्रेस को समर्थन भी मिल रहा है लोगों का भी, तो उन्होंने कांग्रेस के अगेंस्ट में, या फिर यदि हम कहें तो हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाने के लिए, कांग्रेस को कमज़ोर करने के लिए एक और संस्था खड़ी करवाई, जिसका नाम था मुस्लिम लीग। क्या होता है? तो आगा खां के नेतृत्व में कुछ लोग शिमला में जाके जो वायसराय था उससे मिलते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, तो वे विचार करते हैं और वायसराय उनको एक सलाह देते हैं, क्यों ना आप मुस्लिमों के जो उद्धार है या फिर मुसलमानों के हितों का संरक्षण करने के लिए एक मुस्लिमों की भी कोई संस्था बना लें। तो जब इस पर बात चलती है, इसके बाद में ही 1906 में जो ढाका के नवाब थे सलीमुल्ला खान, उनके नेतृत्व में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है। तो देखिए, नवाब सलीमुल्ला खान कहाँ के नवाब थे? तो आपको याद रखना है, ये ढाका के नवाब थे। अब इसमें कौन कौन शामिल था? तो देखिए, दिसंबर 1906 में आपके मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। अब यदि हम बात करें तो इसमें और कौन कौन थे? तो देखिए, इसमें मोहसिन उल मुल्क थे, वकार उल मुल्क थे, ये दोनों सचिव बनाए गए थे। इसके अलावा यदि हम बात करें प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे आगा खां। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? तो इसका हेडक्वार्टर था आपके कहाँ? लखनऊ में। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। इसके अलावा यदि देखें इसके उद्देश्य क्या क्या रहे, तो देखिए, एक उद्देश्य था कि ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमान जो हैं उनमें निष्ठा बढ़ाना। फिर जो एक इसका उद्देश्य यह था कि जो मुसलमान कांग्रेस की ओर जा रहे हैं उन्हें मुस्लिम लीग में लाना, या अधिक से अधिक मुसलमानों को यहाँ ला करके रोकना, और मुसलमानों के राजनीतिक जो अधिकार हैं उनकी रक्षा करना। यह जो क्या था, यही इनका उद्देश्य था। और मुस्लिम लीग की डिमांड पर इसको इम्पोर्टेंस देने के लिए और यह दिखाने के लिए कि मुस्लिम लीग कितनी इम्पोर्टेंट है, उसकी बात सुनी जा रही है, यह दिखाने के लिए 1909 में जो मॉडले मिंटो सुधार आए थे, उनमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की जो सिफारिश थी उसको भी पूरा कर दिया गया था। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। अब देखिए, यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं इसकी। तो देखिए, अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिमों के शिमला प्रतिनिधिमंडल ने एक ऐसी केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया जिसका उद्देश्य मुसलमानों के हितों का संरक्षण हो। इसी विचार के अनुरूप ढाका में संपन्न अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षिक सम्मेलन यानी ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान दिसंबर 1906, तो देखिए दिसंबर 1906 में इस सम्मेलन के स्वागत समिति के अध्यक्ष तथा राजनीतिक बैठकों के संयोजक ढाका के नवाब कौन थे? ढाका के नवाब सलीमुल्ला खां ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव दिया। तो यह आपको याद रखना है, किसके द्वारा स्थापित की गई?
नवाब सलीमुल्लाह खां ढाका के नवाब थे। इसके अलावा आगे देखते हैं तो देखिए वकार उल मुल्क इसके अध्यक्ष थे। कौन थे अध्यक्ष? वकार उल मुल्क। इसके अलावा 56 सदस्यीय अस्थाई समिति का चयन किया गया और मोहसिन उल मुल्क जिनका हमने अभी आपको नाम बताया था और इनके साथ में वकार उल मुल्क को संयुक्त रूप से संगठन का सचिव नियुक्त किया गया। आगे देखिए तो देखिए अगला है लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर बनाया गया और आगा खां इसके प्रथम अध्यक्ष बने। कौन थे प्रथम अध्यक्ष? आगा खां थे। ये आपको बात यहाँ तक की याद रखनी है। इसके आगे देखते हैं तो देखिए सलीमुल्लाह खां, आगा खां, मोहसिन उल मुल्क, ये सभी आपको याद रखने हैं कि ये सभी लोग भी इससे संबंधित थे। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सी चीज़ आपको याद रखनी है मुस्लिम लीग के बारे में, क्या फैक्ट। सबसे पहला दिसंबर 1906 में इसकी स्थापना होती है। कहाँ होती है स्थापना? तो देखिए इसकी स्थापना भी ढाका में ही होती है। कौन करते हैं? नवाब सलीमुल्लाह खां। फिर यदि हम बात करें कौन इसके प्रथम अध्यक्ष बने तो वे बने आपके आगा खां। हेडक्वार्टर इसका लखनऊ में। संगठन के सचिव कौन बने? मोहसिन उल मुल्क और वकार उल मुल्क। तो ये फैक्ट्स आपको जरूर यहाँ पर याद रखने हैं। किसके बारे में? मुस्लिम लीग के बारे में। तो यह भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। मुस्लिम लीग के संस्थापक थे। ऑप्शन है आपके पास ए लियाकत अली, बी शौकत अली, सी नवाब सलीमुल्लाह या फिर ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी नवाब सलीमुल्लाह। अभी हमने पढ़ा कहाँ पर बनाई गई थी मुस्लिम लीग? ढाका 1906। तो यह भी आपको याद रखना है 1906 दिसंबर में। कहाँ पर? तो ढाका में। पहले अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो पहले अध्यक्ष बनते हैं आगा खां। और यदि हम बात करें मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ था? तो हेडक्वार्टर था आपका लखनऊ में। अगला प्रश्न है 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। ऑप्शन है आपके पास ए लाहौर में, बी दिल्ली में, सी कलकत्ता में या फिर ऑप्शन डी ढाका में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी ढाका में। तो देखिए आप ऐसे याद रखें किसके द्वारा स्थापना की गई? नवाब सलीमुल्लाह के द्वारा। कहाँ के रहने वाले थे? ढाका के नवाब थे, तो ढाका में ही इसकी स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है आपके पास ए 1905 में, बी दिया गया है 1904 में, सी है 1907 में या फिर ऑप्शन डी 1906 में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 1906 दिसंबर में इसकी स्थापना ढाका में की गई थी। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन दिए गए हैं ए आगा खां, बी हमीद खां, सी हसन खां या फिर ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आगा खां। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आगा खां। मोहम्मद अली जिन्ना काफ़ी बाद में कांग्रेस छोड़कर, वे बहुत ही कट्टर नेता थे शुरुआत में कांग्रेस के, लेकिन बाद में जब उन्हें धीरे धीरे यह एहसास होने लगा कि कांग्रेस में उन्हें वह उच्च स्थान नहीं मिलेगा जो कि उन्हें मुस्लिम लीग में मिल सकता है, तो वे मुस्लिम लीग में चले जाते हैं और वहाँ पर फिर आगे की कहानी हम सब्जेक्टिव क्लास में अच्छे से देखेंगे। अगला प्रश्न है 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ? ऑप्शन दिए गए हैं ए ढाका में, बी कराची में, सी अलीगढ़ में या फिर ऑप्शन डी लखनऊ में। तो देखिए ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1906 में बनती है ढाका में और 1907 में इसका वार्षिक अधिवेशन होता है कहाँ? कराची में। तो ऑप्शन नंबर बी कराची यहाँ आपका सही उत्तर होगा। 1907 में कराची और फिर 1908 में जो इनका अधिवेशन होता है वह होता है इनका अमृतसर में। यह आपको याद रखना है। और 1908 का जो अमृतसर का अधिवेशन था मुस्लिम लीग का, वह इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसी में जो है मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स यानी कि पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई थी, जिसे 1909 के मिर्लो मॉर्ले मिंटो जो रिफॉर्म थे, सुधार थे, उनमें पारित कर दिया गया था। तो यह आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ किया था। ऑप्शन है ए 1916 से,
बी 1919 से, सी 1924 से, डी 1925 से, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए यहाँ पर आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जब मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है 1906 में, 1907 में कराची अधिवेशन, 1908 में इनका अमृतसर अधिवेशन, और तभी से इनके जो है नियमित रूप से वार्षिक अधिवेशन कराए जा रहे थे। तो यहाँ पर इनमें से कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो यह आपका ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर सही उत्तर होगा। अब देखिए यहाँ पर हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? दिसंबर 1906 में। कहाँ? ढाका में हुई थी। इसके संस्थापक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह थे। वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ? कराची में। तथा वर्ष 1908 में वार्षिक अधिवेशन अमृतसर में हुआ। इसके उपरांत मुस्लिम लीग के अधिवेशन अनियमित रूप से देश के विभिन्न शहरों में आयोजित होते रहे। तो यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन है ए, लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से मना कर दिया। आगे देखते हैं। तो देखिए कारण क्या दिया गया है। कारण यहाँ पर आपको दिया गया है, वैसा अधिकार अकेली मुस्लिम लीग का ही था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी है, ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ऑप्शन है, ए सही है परंतु आर गलत है। और ऑप्शन डी दिया गया है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे पहले कथन क्या था? लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगने के अधिकार को मानने से मना कर दिया था। और कथन है, वैसा अधिकार अकेली मुस्लिम लीग का ही था। तो देखिए यहाँ पर यदि आप देखें तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए, यानी कथन आपका सही है लेकिन कारण यह गलत दे रखा है। तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा क्या? यहाँ पर उत्तर होगा आपका सी, यानी कि ए सही है परंतु आर गलत है। तो देखिए यहाँ पर क्या था कि लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से इनकार किया था। लेकिन ऐसा क्यों था? इसका कारण ये था कि लीग जो थी, मुस्लिम लीग, वह यह मानती थी कि मुस्लिमों की लीडरशिप, यानी कि यदि हम कहें तो देश में मुस्लिमों का नेतृत्व का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग का है, कांग्रेस का नहीं है, ऐसा मुस्लिम लीग का मानना था। अब देखिए यहाँ पर भी हम यदि चर्चा करें तो देखिए, लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया क्योंकि लीग अपने आप को मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र संस्था मानती थी, जो कि हमने अभी आपको बताया भी था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए ऑप्शन देखते हैं इसके। ए है, हकीम अजमल खान राष्ट्रवादी तथा चरमपंथी अहरार आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से थे। बी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन के समय सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया। सी है, 1906 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचक समूह बनाए जाने का प्रबल विरोध किया। और ऑप्शन डी है, मौलाना बरकतुल्लाह और मौलाना अब्दुल्ला सिंधी काबुल में भारत की अंतःकालीन सरकार का गठन करने वालों में से थे। और यह आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। अब देखिए यहाँ पर आपको जो कथन आपने देखे हैं उन्हें पढ़कर आपको लग सकता है कि ये फैक्ट्स तो हमने पढ़े ही नहीं हैं, लेकिन यूपीएससी जो है वो यही करती है, क्वेश्चन आपको बहुत टफ दिखाती है, लेकिन यदि आप बेसिक चीज़ें पढ़ रखी हैं तो आप उसे ईजिली कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ एक ही फैक्ट है, यदि आप ध्यान से देखेंगे, जो आपको याद भी होगा और उसी से यह क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी।
ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। देखिए क्या कहता है कथन सी, यह कहता है 1906 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचक समूह बनाए जाने का प्रबल विरोध किया। तो देखिए इसने विरोध नहीं किया, विरोध की जगह क्या किया, इसने तो समर्थन किया था मुस्लिम लीग ने। जब बंगाल का विभाजन हुआ तब भी मुस्लिम लीग उसके समर्थन में थी, और जो अलग निर्वाचक समूह बनाए गए सेपरेट इलेक्टोरेट्स वो तो मुस्लिम लीग की ही डिमांड थी इसी, और उसने उसका फुल सपोर्ट भी किया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन गलत हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। तो यह आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था यह, लेकिन सिर्फ बेसिक फैक्ट से भी आप इसे कर सकते थे। तो देखिए यहाँ पर हम इसकी चर्चा करते हैं। देखिए 1906 की बात है, कौन था वायसराय? लॉर्ड कर्जन। तो देखिए लॉर्ड कर्जन की प्रेरणा से ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने बंगाल विभाजन समर्थक आंदोलन का नेतृत्व किया। इन गतिविधियों की पृष्ठभूमि 30 दिसंबर 1906 को ढाका में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अखिल भारतीय मुस्लिम लीग नामक एक राजनीतिक संगठन की स्थापना करने का निर्णय लिया गया। इस संगठन के 3 उद्देश्य थे। पहला क्या था? ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना, शुरुआत में ही हमने आपको यह चीज़ बताई थी। दूसरा था लीग के अन्य उद्देश्यों को बिना दुष्प्रभावित किए अन्य संप्रदायों के प्रति कटुता की भावना को बढ़ने से रोकना, और तीसरा था मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा और उनका विस्तार करना। तो देखिए यदि आप समझें इसे तो स्टार्टिंग जब हुई मुस्लिम लीग की तो बहुत ज़्यादा उनका ये इंटेंशन नहीं था कि हिंदू मुसलमान अलग कर दिए जाएं, देश अलग कर दिया जाए। उनका उद्देश्य इतना था कि जो मुस्लिम लोग हैं उनकी जो पॉलिटिक्स है या उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ है वो हमसे पूछकर हो, हम उनके नेता हैं, सिर्फ मुस्लिम लीग ही मुस्लिमों की बात करेगी, ऐसा मुस्लिम लीग का मानना था। अलग देश की उनकी कोई धारणा उस समय नहीं थी। ये बाद में जाकर के जब जिन्ना आते हैं तब बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाती है और इसके बीज पड़ जाते हैं आपके मार्ले मिंटो सुधार जो आते हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट उनमें मिलता है, वहीं से इसके बीज भी पड़ जाते हैं। और ये बाकायदा लिखा भी है मॉडले ने कि हम आज एक डायनासोर के दांतों में जहर लगा रहे हैं जो आगे जाके बहुत हमारे लिए ही बहुत घातक होगा। वो हुआ भी, अंग्रेज़ों को जिस प्रकार से जाना पड़ा, लेकिन वहीं देश के 2 हिस्से भी हो गए। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर समझनी है। बाकी इन पर हम सब्जेक्ट की जब क्लास होगी तब बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे, एनालिटिकल तरीके से चीज़ों को समझेंगे भी। तो देखिए यहाँ पर जो उद्देश्य हैं मुस्लिम लीग के वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, इन्हें आप अच्छे से समझें। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1906 में मिंटो के शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। ऑप्शन है ए मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग, बी संयुक्त निर्वाचक वर्ग, सी हिंदुओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए, या फिर ऑप्शन डी मुसलमानों को मनोनयन द्वारा विशेष प्रतिनिधित्व देने के लिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड। तो देखिए आप इसे याद रखें, किसकी डिमांड की गई थी? सेपरेट इलेक्टोरेट्स। अब देखिए कई लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स यानी कि ये हो सकता है सीटें मुसलमानों के लिए रिजर्व हों। ये आंशिक रूप से यानी कि पार्शियली सही है। यह इनकी डिमांड क्या थी? सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या था कि जो सीटें हैं वो मुसलमानों के लिए रिज़र्व होंगी, वहाँ पर चुनाव भी सिर्फ मुस्लिम ही लड़ेंगे, ये तो रिज़र्व हो गई। इसके अलावा वोट भी सिर्फ मुस्लिम ही करेंगे, उनके अलावा कोई और वोट ही नहीं करेगा। तो ये डिमांड थी उनकी सेपरेट इलेक्टोरेट में। अब देखिए यहाँ पर हम इसकी चर्चा करते हैं। तो 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला। शिष्टमंडल ने प्रांतीय, केंद्रीय एवं स्थानीय निकायों में निर्वाचन हेतु मुसलमानों के लिए विशिष्ट स्थिति की मांग की। इस मांग के जवाब में मिंटो ने मुसलमानों को आश्वासन देते हुए कहा कि उनकी राजनीतिक अधिकारों और हितों की भारत में रक्षा की जाएगी। तो यहीं से देखिए, यदि जब हम सब्जेक्ट की क्लास करेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि किस प्रकार से यहीं से जो है भारत और पाकिस्तान की नींव
पड़ चुकी थी, वो ना ही उसमें ये कह सकते हैं कि गांधी जी ने अलग करवाया, ये कहा जा सकता है जिन्ना ने करवाया, और उसके बीच पड़े आपके जो मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म आए उनसे। अगला प्रश्न है, सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई। ये देखिए आपके लिए इम्पोर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चन है यहाँ पर। ऑप्शन है ए आगा खान की अध्यक्षता में, बी अमीर अली की अध्यक्षता में, सी लियाकत अली की अध्यक्षता में, या फिर ऑप्शन डी दिया गया है मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में। और यह आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में भी पूछा जा चुका है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अमीर अली की अध्यक्षता में 1908 में जो मुस्लिम लीग है उसकी एक शाखा स्थापित की जाती है, कहाँ? लंदन में। अब देखिए यहाँ पर यदि हम चर्चा करें तो मुस्लिम लीग का मुख्यालय कहाँ था? लखनऊ में। अन्य कई स्थानों पर भी इसकी शाखाएं स्थापित की गई। वर्ष 1908 में लंदन में इसकी एक शाखा सैयद अमीर अली ने स्थापित की थी। ये फैक्ट आपको जरूर याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह किसने लिखा? अब देखिए ये एक स्टेटमेंट है और यह आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ऑप्शन है ए हर्बर्ट रिस्ले, बी लॉर्ड लिटन, सी डब्ल्यू हंटर, डी एच.एन. ब्रेल्सफोर्ड, या फिर ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में एक से अधिक। तो देखिए यह कहना था किसका? डब्ल्यू हंटर का। ऑप्शन नंबर सी डब्ल्यू हंटर इसका सही उत्तर होगा। तो देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो इसकी एक पुस्तक थी इंडियन मुसलमान। आपको इसकी जो बुक है उसका नाम याद रखना है। क्या था बुक का नाम? बुक का नाम था दी इंडियन मुसलमान। उस बुक में ऐसा कहा गया है। तो देखिए यहाँ पर डब्ल्यू हंटर ने अपनी पुस्तक दी इंडियन मुसलमान में लिखा था कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। किसका कहना था? ये कहना था डब्ल्यू हंटर का। और बुक का नाम भी आपको याद रखना है, बुक का नाम है दी इंडियन मुसलमान। ये चीज़ें भी कई बार आपसे पूछ ली जाती हैं। अब देखिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और यहाँ पर हम क्वेश्चंस करेंगे आपके किस टॉपिक से? तो देखिए यहाँ पर मॉडले मिंटो सुधार या मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स जो थे कब आए थे? 1909 में। उनके ऊपर के हम क्वेश्चंस यहाँ पर करेंगे। काफ़ी छोटा सा टॉपिक है, इसलिए इसको यहीं पर ले लिया गया है मुस्लिम लीग के साथ ही, और इससे कहीं ना कहीं कनेक्टेड भी है, इसलिए इसे इसके साथ ही ले लिया गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसमें भी पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? मॉडले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? ऑप्शन है आपके पास ए 1905, बी है 1909, सी 1911, या फिर ऑप्शन डी 1920। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1909। 1909 में मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स यानी कि मॉडले मिंटो सुधार बिल पारित किया गया था। अब देखिए हम इसकी बात कर लेते हैं। तो जब करजन जाता है उसके बाद मिंटो को भारत का वायसरॉय बनाया जाता है। और मॉडले क्या था? तो मॉडले था आपका भारत सचिव यानी कि सेक्रेटरी टू इंडिया। तो देखिए पहली चीज़ यहाँ पर आपको क्या याद रखना है? मॉडले क्या था? मॉडले था आपका भारत सचिव, क्योंकि देखिए इसमें भी आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि सचिव कौन था और यहाँ पर वायसराय कौन था। और वायसराय कौन था? तो यह था मिंटो। सबसे पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो जब 1909 वर्ष में ये क्या करते हैं? वर्ष 1909 में ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट लाया गया यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 लाया गया, जिसे आप मॉडले मिंटो सुधारों के नाम से जानते हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या शामिल की गई थी? तो उसमें देखिए सबसे महत्वपूर्ण एक चीज़ जो शामिल की गई थी वो था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। और उसके तहत मुसलमानों के लिए क्या दिया गया था? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल यहाँ पर दिया गया था। यह आपको याद रखना है, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये चीज़। और इसके लिए
तो जब ये रिफॉर्म आता है, मॉर्ले मिंटो सुधार आते हैं, तो गांधी जी क्या कहते हैं इसके लिए? गांधी जी कहते हैं कि मॉर्ले मिंटो सुधार जो आया है इसने हमारा सर्वनाश कर दिया है। और ये आपको कथन उनका याद रखना है कि गांधी जी के द्वारा यह कथन कहा गया था। अब देखिए यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं मॉर्ले मिंटो सुधार बिल की। तो देखिए वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर किसे लाया गया? लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया तथा जॉन मार्ले क्या था? भारत सचिव, सेक्रेटरी टू इंडिया। इनके द्वारा किए गए सुधारों को मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित संवैधानिक सुधार जिन्हें औपचारिक रूप से क्या कहते हैं? काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1909 यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 कहा गया, सामान्यतः मॉर्ले मिंटो सुधारों के नाम से भी जाने जाते हैं। और ये किस चीज़ के लिए फेमस है? तो यह फेमस है आपका सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। अब देखिए यहाँ पर हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जो 1908 में वार्षिक अधिवेशन हुआ था मुस्लिम लीग का अमृतसर में, उसमें उन्होंने डिमांड की थी और 1909 के जो सुधार नियम आए उसमें यह उनको दे दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? ऑप्शन है ए द्वैध शासन प्रणाली, ऑप्शन बी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, सी संघीय व्यवस्था, या फिर ऑप्शन डी प्रांतीय स्वायत्तता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व इसमें दिया गया था। मुसलमानों के लिए क्या दिया गया था? पृथक निर्वाचन मंडल। तो देखिए यहाँ पर भारतीय परिषद अधिनियम 1909 यानी मॉर्ले मिंटो सुधार का सबसे बड़ा दोष सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीज थे और वह जिसने अंततः देश का विभाजन कराया वह घटना थी। ऑप्शन है ए वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, बी वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन, सी गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन को समर्थन, या फिर ऑप्शन डी विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी विधानसभाओं में, यानी कि जो भी आपके प्रांतीय हों या फिर यदि आप कहें क्षेत्रीय हों या फिर निकाय चुनाव हों, उनमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का आरक्षण देना ही क्या था? वो राष्ट्रीय आंदोलन की घटना थी जिसने मतभेद के बीज बोए और अंततः देश का विभाजन भी करवाया था। इसके बारे में महात्मा गांधी ने क्या कहा था? हमने आपको बताया, महात्मा गांधी ने कहा था कि मिंटो मॉर्ले जो सुधार आए हैं इन्होंने हमारा सर्वनाश कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं इसकी। तो देखिए वर्ष 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधारों का सबसे बुरा पक्ष था मुसलमानों को पृथक अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की सुविधा प्रदान करना। इस सुविधा ने कालांतर में भारत के सार्वजनिक सांप्रदायिक जीवन को विषाक्त कर दिया और अंततः देश के विभाजन के बीजोरोपण का काम किया। इसके विषय में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो देखिए ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट। जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? इससे उनके चारों ओर एक राजनीतिक प्रतिरोध बन गए जिन्होंने उन्हें शेष भारत से अलग कर दिया और इसने शताब्दियों से आरंभ हुए एकता तथा मिलन की ओर किए गए सभी प्रयत्नों को पलट दिया। तो यह किसका कथन था? यह जवाहरलाल नेहरू का कथन था। और गांधी जी ने क्या कहा था? तो देखिए गांधी जी का कथन आप याद रखेंगे कि मॉर्ले मिंटो जो रिफॉर्म आए हैं इन्होंने क्या किया है? इन्होंने सर्वनाश कर दिया है। तो यह आप याद रखें, सर्वनाश से ऐसा किसने कहा? गांधी जी ने। और जवाहरलाल नेहरू का क्या कहना था इस पे? जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि इससे उनके चारों ओर यानी कि मुसलमानों के चारों ओर एक राजनीतिक प्रतिरोध बन गए जिन्होंने उन्हें शेष भारत से अलग कर दिया और इसने शताब्दियों से आरंभ हुए एकता तथा मिलन की ओर किए गए सभी प्रयत्नों को पलट दिया था। अब देखिए यदि हम देखें मुस्लिम लीग की जो स्थापना होती है, हमने आपको शुरुआत में बताया, उसके उद्देश्य में कहीं भी एक अलग देश की डिमांड
नहीं थी। उनकी डिमांड ये थी कि पूरे देश में मुसलमानों का जो राजनीतिक जितनी भी चीज़ें होंगी वो हम करेंगे, यानी कि जैसे उनका सीधा सा था कि हिंदुओं की जो पॉलिटिक्स है वो कांग्रेस करेगी और मुसलमानों की हम करेंगे। तो उनके उद्देश्य में कहीं भी ऐसा नहीं था, तो इसलिए मुस्लिम लीग की स्थापना इसका कारण नहीं थी। बंगाल विभाजन भी इसका कारण नहीं था, क्योंकि कालांतर में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन का समर्थन भी इससे संबंधित नहीं था, वो तो उल्टा हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने के लिए गांधी जी के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर जो पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया, सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए गए मुसलमानों को, वे वजह बनते हैं किसके, भारत के विभाजन की। और ये चर्चा हम इसको फैक्चुअल तरीके से और कैसे कैसे क्रोनोलॉजिकल किस प्रकार से चीज़ें हुई वो हम सब्जेक्ट की क्लास में बहुत ही अच्छे से समझेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो देखिए ये भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन है ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी लॉर्ड मिंटो, या फिर ऑप्शन डी लियाकत अली खान, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मिंटो। राजेंद्र प्रसाद जो थे उन्होंने लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। उनका मानना था कि लॉर्ड मिंटो ने जो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की है उसकी वजह से देश का विभाजन हुआ है, वही मुख्य कारण है, और इसलिए पाकिस्तान का जन्मदाता मोहम्मद अली जिन्ना नहीं लॉर्ड मिंटो है। ऐसा मानना था किसका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब देखिए यहाँ पर हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो राजेंद्र प्रसाद द्वारा, किसके द्वारा, राजेंद्र प्रसाद द्वारा पाकिस्तान का जन्मदाता किसे माना गया है, लॉर्ड मिंटो को माना गया है। ध्यातत्व है कि मिंटो द्वारा वर्ष 1909 में जो मॉर्ले मिंटो सुधारों में प्रस्तुत सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली ने सांप्रदायिकता को अत्यधिक प्रोत्साहन दिया, जिसकी परिणति अंततः विभाजन में हुई। अब देखिए यहाँ पर कांग्रेस जो है इसका विरोध करती है, लेकिन जब 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है तो कांग्रेस मुस्लिम लीग को साथ लाने के लिए और मुसलमानों को साथ लाने के लिए कि कैसे भी ये एकता बनी रहे और ये लोग भी आंदोलन में भाग लें, देश आज़ाद हो, इसके लिए कांग्रेस मान लेती है कि चलिए आप सेपरेट इलेक्टोरेट्स ले लीजिए। तो एक, क्योंकि कांग्रेस की वहाँ पर सोच थी कि मुस्लिम लीग इतनी बड़ी पार्टी है नहीं, और ऐसा उस समय तक कुछ भी नहीं था कि देश अलग हो जाए, तो उन्होंने सोचा भी नहीं था कभी कि देश अलग हो भी सकता है इस चीज़ से, इसलिए वे वहाँ पर मान गए। लेकिन आगे जाकर इसका बहुत बड़ा एक खामियाजा कांग्रेस हो या पूरा देश हो उसको भुगतना पड़ा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए अगले प्रश्न किससे संबंधित हैं, तो आगे के प्रश्न आपके संबंधित हैं दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन से। तो देखिए ये कुछ छोटे छोटे से टॉपिक थे, इसलिए इनको हमने एक साथ ही ले लिया है, एक दूसरे से लिंक्ड थे। तो इसके भी कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ प्रश्न हैं, उनको भी हम कर लेते हैं और फिर आपका ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। तो देखिए इसका पहला प्रश्न है, ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है ए कलकत्ता, बी बम्बई, सी पटना, या फिर ऑप्शन डी लखनऊ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कलकत्ता। हम सभी जानते हैं ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले राजधानी होती है कलकत्ता। बाद में जब जॉर्ज पंचम यहाँ पर आते हैं, जॉर्ज फिफ्थ, वो अपने दिल्ली दरबार में से दो घोषणाएं करते हैं। पहली क्या होती है? पहली होती है कि बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है, और दूसरी कि अब भारत की राजधानी जो है वह कलकत्ता ना होकर के क्या होगी, दिल्ली होगी। और दिल्ली 1912 में यहाँ पर राजधानी आती है, लॉर्ड हार्डिंग आते हैं और फिर उनके ऊपर बम भी फेंका जाता है, जो हमने आपको कहानी पहले भी बताई है। अब देखिए यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? कलकत्ता थी। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम के भारत आगमन 12 दिसंबर 1911 के समय बंगाल विभाजन रद्द कर भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ये आपको याद रखना है कि उस समय वायसराय कौन था। यह कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई और वर्ष 1912 में दिल्ली भारत की पुनः राजधानी बनती है। इससे पहले मुगलों के काल में रही थी, सल्तनत काल में रही थी, वो सारी चीज़ें हम आपके मिडेवल हिस्ट्री में पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई उस समय भारत का वायसराय
कौन था? तो देखिए ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे छोटे छोटे फैक्ट्स में। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है? ए लॉर्ड मेयो, बी लॉर्ड लॉरेंस, सी लॉर्ड मिंटो या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड हार्डिंग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड हार्डिंग। कैसे याद रख सकते हैं? तो लॉर्ड हार्डिंग को आप याद रख सकते हैं कि जिसका हाथ उड़ गया था जब राजधानी स्थानांतरित की जा रही थी, तो लॉर्ड हार्डिंग का क्या उड़ गया था? हाथ। तो हा से हार्डिंग, हा से हाथ, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। और इस पर बहुत ही फेमस केस भी था, दिल्ली षड्यंत्र केस, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस जो चला था, जिसमें कई लोग शामिल थे। उन लोगों को पकड़ा भी गया, उनकी गिरफ्तारियां भी की गई। और बम किसने फेंका था? बम फेंका था रास बिहारी बोस ने। जब वायसराय दिल्ली में आता है तो हाथियों पर बिठा के उसकी सवारी निकाली जाती है, पूरा जुलूस निकलता है, लोग अपनी खिड़कियों से निकल कर देखते हैं। रास बिहारी बोस वहाँ साइकिल लेके पहुँचते हैं और जब जुलूस जा रहा था चांदनी चौक से, तो रास बिहारी बोस बम फेंक देते हैं। किसके ऊपर? लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर। थोड़ा सा चूक जाते हैं और लॉर्ड हार्डिंग का हाथ उसमें उड़ जाता है। इसके बाद रास बिहारी बोस सीधे चांदनी चौक टू जापान में मिलते हैं, जब INA यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की जाती है। वहाँ पर आपको नाम सुनाई देता है फिर वापस से रास बिहारी बोस का। कहानी हम जानेंगे सब्जेक्ट की क्लास में। फिलहाल अगले प्रश्न को देखते हैं। दिल्ली भारत की राजधानी बनी ए 1910 में, बी 1911 में, सी 1916 में या फिर ऑप्शन डी 1923 में। इसका सही उत्तर यहाँ पर है ऑप्शन बी 1911। वास्तविक वर्ष आपका 1912 है, लेकिन 1911 में जॉर्ज पंचम उसकी घोषणा कर देते हैं, तो तब से आप इसे भारत की राजधानी मानते हैं। स्थानांतरित वास्तविक रूप में सारी चीज़ों के साथ हो जाती है आपके 1912 में। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई? ऑप्शन है ए 1901 में, बी 1905 में, अगला ऑप्शन देखते हैं, सी 1911 में या फिर ऑप्शन डी 1912 में। इसका सही उत्तर देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है, सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1912 में। क्या पूछा था? यहाँ पर आपसे पूछा था स्थानांतरित कब हुई, घोषणा कब हुई या बनी कब? तब होता 1911, लेकिन स्थानांतरित ट्रांसफ़र कब हो जाती है? 1912 में। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आई? ऑप्शन है ए 1905 में, बी 1909 में, सी 1910 में या फिर ऑप्शन डी 1911 में। तो देखिए यहाँ पर आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1911। यदि 1912 दे रखा होगा तो आपका सही उत्तर माना जाएगा 1912। अगला प्रश्न है, दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था। अब देखिए जो अभी आपको कहानी सुनाई थी उसी का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना है। ऑप्शन है ए लॉर्ड कर्जन पर, बी लॉर्ड मेयो पर, सी लॉर्ड मिंटो पर या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड हार्डिंग पर। तो हाथ किसका उड़ा? हार्डिंग का। ऑप्शन डी लॉर्ड हार्डिंग इसका सही उत्तर है। किसके द्वारा बम फेंका गया? तो देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है, बम फेंका गया था रास बिहारी बोस के द्वारा। किसके द्वारा? तो रास बिहारी बोस के द्वारा बम फेंका जाता है। कहाँ पर? तो चांदनी चौक दिल्ली में। अब देखिए यहाँ पर हम चर्चा करते हैं। तो लॉर्ड हार्डिंग इस विभ्रम के प्रभाववश संतुष्टिकरण विषयक कार्य कर रहा था कि इनके द्वारा क्रांतिकारी आंदोलन को सफलतापूर्वक दबाया जा सकता है, परंतु शीघ्र ही उस समय उसका मोहभंग हो गया जब 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में राजधानी स्थानांतरण के औपचारिक समारोह के अवसर पर वह जुलूस के रूप में दिल्ली में प्रवेश कर रहा था कि चांदनी चौक में उस पर बम फेंका गया। किसके द्वारा? रास बिहारी बोस के द्वारा। यह आपको याद रखना है। यहाँ पर आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है और इसे आप किस नाम से जानते हैं यह भी हमने आपको बताया था। तो इसे आप जानते हैं दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस। कौन सा केस? तो देखिए यह कौन सा है? यह होता है आपका दिल्ली षड्यंत्र केस। यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था। ऑप्शन है ए
मास्टर अमीर चंद, बी भगवती चरण वोहरा, सी भाई बाल मुकुंद, या फिर ऑप्शन डी अवध बिहारी। और यह आपसे RAS प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, काफ़ी डीप से पूछा है। तो देखिए यहाँ पर उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भगवती चरण वोहरा जो हैं वे आपके हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं थे, ये आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर हम चर्चा करते हैं इस पर। तो देखिए हार्डिंग बम कांड दिल्ली षड्यंत्र केस के रूप में भी प्रसिद्ध है, जैसा कि हमने अभी आपको बताया, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस या दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से भी आप इसे जानते हैं। इसमें 13 व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया था, जिसमें कौन कौन थे? तो देखिए मास्टर अमीर चंद थे, दीनानाथ थे, भाई बाल मुकुंद थे, इसके अलावा बलराज भेला, बसंत कुमार, अवध बिहारी, इनको गिरफ्तार किया गया था। तो देखिए जो जो लोग गिरफ्तार हुए उनका नाम आप जरूर याद रखें। इसमें 4 लोगों को फांसी तथा 2 को 7 वर्षों के कारावास की सजा हुई थी। दीनानाथ सरकारी गवाह बन गया था। भगवती चरण वोहरा इसमें शामिल नहीं थे। इसमें मुख्य भूमिका निभाने वाले रास बिहारी बोस चांदनी चौक टू जापान, जो हमने आपको बताया था, वहाँ भाग गए थे तथा वे मुकदमे से बच गए थे। तो यहाँ पर आपको याद रखना है किसके बारे में? हार्डिंग बम केस या फिर दिल्ली कॉन्स्पिरेसी जो केस था उसके बारे में। तो यह चीज़ हमें याद रखनी है। तो देखिए क्या कौन कौन लोग शामिल थे? तो इसमें मास्टर अमीर चंद, दीनानाथ, भाई बाल मुकुंद, बलराज बेला, अवध बिहारी, ये लोग इसमें शामिल थे, जिसमें से आपको याद रखना है कौन? दीनानाथ जो हैं वे क्या बन जाते हैं? वो बन जाता है सरकारी गवाह। तो यह भी आपको एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर याद रखना है। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। देखिए हमने इसी आपके एक क्लास में ही 3 जो टॉपिक हैं उनको पूरा कर लिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। मुस्लिम लीग हो गया, उसके बाद मॉडले मिंटो सुधार हो गए, और दिल्ली दरबार या राजधानी परिवर्तन। इसके बाद हम अगली क्लास में आपका टॉपिक करेंगे कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, वह भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगली जो क्लास होगी उसमें हम आपका कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन करेंगे। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसे आप करियर क्लासेस RAS के नाम से है उसे ज्वाइन कर लें।